Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be covering unit number 1, Globalization, Role of State, Market and Civil Society of BPAJ 172, Governance. छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी समझेंगे। सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। ओके, अब इसको हम दो पीओवी की मदद से समझेंगे। पहला है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे? दूसरा हम समझेंगे सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते थे? इकोनॉमिस्ट कहते थे ग्लोबलाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर, यानी कि हमने जो अपनी कंट्री पे ये ट्रेड बैरियर लगाए हुए हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे दूसरे देश के साथ। हम खाली अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो इंडिया किसी और कंट्री से ट्रेड नहीं करेगा, ना इंपोर्ट करेगा ना एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया में सिर्फ जो इंडिया की कंपनी है, जो इंडिया के लोगों के द्वारा ऑन की गई कंपनियां हैं, वो ही ट्रेड कर सकती हैं, वो ही अपना सामान बेच सकती हैं। ओके, तो इस टाइप की कुछ पॉलिसी थी जिसको हटाया गया। ठीक है, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लाया गया। ठीक है, मतलब कि ट्रेड बैरियर हटा दिए गए। बाहर से जो एमएनसीज हैं, जो वहां की कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, इनको एंट्री दी गई इंडिया के अंदर। ठीक है, कि आप आओ, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, अपना प्रोडक्ट बेचो। ठीक है, ऐसा मानना था इकोनॉमिस्ट का कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक खाली रिमूवल है ट्रेड बैरियर का, कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो बैरियर लगा रखा था वो हटा दिया। एंड नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। इसमें खाली इकोनॉमिस्ट एस्पेक्ट नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें कल्चर भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, जिसको हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन। 21st सेंचुरी के दौरान ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? बिकॉज इसको डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने वर्क में कोट किया। ओके, एंड इसी ही दौरान हम एक फेमस वर्ड सुनते हैं, एमसी डोनलाइजेशन ऑफ फूड एंड कल्चर। लोगों के जो टेस्ट थे, लोगों का जो कल्चर था, वो फ्यूज हो रहा था। हाउ फ्यूज हो रहा था? आप देखोगे इंडिया में इंडो वेस्टर्न चल रहा है ना। इंडिया के अंदर आप देखोगे खाना, आपको इंडियन फूड छोड़ के लोग जो है अदर कंट्रीज के फूड ज्यादा खा रहे हैं। जैसे कि चाउमीन हो गई, कहाँ का है? चाइना का फूड है, चाइनीज फूड है ये। मोमोज हो गए, चाइनीज फूड है। बर्गर, ये सब कहाँ का है? फॉरेन फूड है ये सारा। तो हम क्या देख रहे हैं कि खाली इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हमारा जो तौर तरीका है रहने का, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोशल रहन सहन है, सब चीजों पर फर्क पड़ा है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेलेनियर। हेलेनियर ने 2001 में ग्लोबलाइजेशन को डुअल प्रोसेस बताया। डुअल प्रोसेस मतलब फर्स्ट श्रिंकेज ऑफ स्पेस, यानी कि जो स्पेस है हमारे आसपास का वो श्रिंक कर रहा है। हम अगर अगर मुझे अभी गाजियाबाद जाना है तो मैं आधे घंटे में चली जाऊंगी। ओके, मैं एनसीआर रीजन में रहती हूँ। अगर मुझे गाजियाबाद जाना है तो मैं आधे घंटे में चली जाऊंगी। ऑल दो माई पेरेंट्स, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बताते हैं पुराने टाइम में अगर गाजियाबाद जाना हो तो आधा दिन लग जाए। क्यों लग जाया करता था? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ, टेक्नोलॉजी अच्छी हुई, टाइम में श्रिंकेज आया। टाइम कैसे श्रिंकेज आया? कि अगर मुझे यहाँ से किसी अदर प्लेस पे कॉल करके पूछना हो कि हाँ भाई वहां पे क्या हो रहा है, या तुम लोग पहुंच गए नहीं पहुंच गए, तो मैं कॉल करके तुरंत पूछ सकती हूँ ना। इन्फॉर्मेशन मुझे तुरंत एसेस हो जाएगी। क्यों हो पाएगी? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी कैसे आई? जब पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हुआ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, है ना। नेक्स्ट, ओझा। ओझा ने 2002 में कहा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन है। अब ये लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ। ओझा ने क्या बोला? ओझा ने बोला कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ये जो एमएनसीज हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये बढ़ रहा है, कॉर्पोरेशन बढ़ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां बढ़ रही है, इनके हाथ में पावर आ रही है क्योंकि इनके पास पैसा है ना। ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं एज वेल एज अदर चीजें भी जो है सोसाइटी में इंप्रूव हो रही है। तो इनके पास क्या है? पैसा है और पावर है। पावर कैसे है? अगर आप देखोगे अंबानी की बेटी की शादी हो रही है तो उसमें मोदी जी जाएंगे अटेंड करने। क्यों जाएंगे? क्योंकि एक वो इन्फ्लुएंशियल फिगर है ना, उनके पास पैसा है, वो पूंजीपति इंसान है। तो इसी वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है? स्टेट का रोल डिक्लाइन हो रहा है। आपने रिसेंट एग्जांपल देखा होगा अरावली हिल्स का। अरावली हिल्स पे जो इंक्रोचमेंट हुआ, जो पेड़ पौधों को काटा गया, उसके अगेंस्ट जनता ने आवाज उठाई। ठीक है, कि भाई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। स्टिल जो हमारी गवर्नमेंट है उसने वो अरावली हिल्स की जमीन जो है डेवलपमेंट के नाम पे इन पूंजीपतियों को दी। क्यों दी? क्योंकि प्रॉफिट हो किसका? स्टेट का भी एज वेल एज ये जो पूंजीपति है इनका भी। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपियन कमीशन ने डिफाइन किया है ग्लोबलाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस दैट इंक्रीज इंटरडिपेंडेंसी।
मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वर्ल्ड है पूरा आपस में इंटरकनेक्टेड हुआ है, सब देश जो है आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो रहा है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग देशों में जाके ट्रेड कर रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपस में देश इंटरडिपेंडेंट बन रहा है। यानी कि अगर ईरान में गैस जो बड़े बड़े फर्म्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया बाय अमेरिका, तो उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिला कि इंडिया में भी एलपीजी क्राइसिस आया, एज वेल एज जो अदर जो कंट्री हैं जो डिपेंड हैं गैस के लिए ईरान पे, उनमें भी एलपीजी क्राइसिस देखने के लिए मिला। क्यों देखने के लिए मिला? क्योंकि वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम देखें ग्लोबलाइजेशन जेनेसिस। ये सिर्फ एक टाइम लाइन है, ठीक है, इसको इतना ध्यान मत देना, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि 16th सेंचुरी के टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन है उसका राइज हमें देखने के लिए मिलता है। ये टाइम पीरियड है, आप देख लेना कि 1400 टू 1750 जर्मेनियल फेज है, जिस टाइम पे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म चल रहा था। 1750 टू 1875 इंसिपेंट फेज है, टेक ऑफ फेज है, ठीक है। इंसिपेंट फेज जिस टाइम पे यूनिवर्सलिज्म चल रहा था यूरोप में और नए नए देश जो है क्रिएट हो रहे थे। 1875-1925 टेक ऑफ फेज, जहां पर वर्ल्ड जो है ग्लोबल कम्युनिटी की बात कर रहा था कि सभी देश में जो लोग हैं वो क्या है, एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है, एक समान है, एंड बस हम क्या है अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ टाइम लाइन है, पढ़ लेना, ऐसा चिंता इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिशनली अगर हम 1980s के टाइम पे देखेंगे तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का राइज है ये इतना क्यों शुरू हुआ, ठीक है। ये जो पढ़ रहे हैं हम पूरा चैप्टर, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ग्लोबलाइजेशन से पहले एक आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट, ठीक है, जो यूएसएसआर में बहुत ज्यादा फेमस थी। यूएसएसआर मतलब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अगर किसी ने आज की होगी पहले और उसके पास पॉलिटिकल साइंस होगा तो उन्हें पता होगा यूएसएसआर क्या था। तो जो आज के टाइम पे रशिया है, रशिया को ही पहले के टाइम पे एंड रशिया एंड थोड़े और देश थे वो मिलकर आपस में क्या बनाते थे, यूएसएसआर बनाते थे। जैसे अभी हम देखेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, तो इस टाइप से ही यूएसएसआर हुआ करता था पुराने टाइम पे। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में सिर्फ और सिर्फ स्टेट का राज होगा, स्टेट के पास ही पावर है, ठीक है। प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं होगी, जो भी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी वो स्टेट के द्वारा कराई जाएगी, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे चिप्स हो, ठीक है, चाहे गाड़ियां हो, हर चीज की कंपनी को कौन ऑन करेगी, स्टेट, ठीक है। अब ये जब वॉर हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, और जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया तो उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो भी कोलैप्स कर गई। कोल्ड वॉर आपको नहीं पता, मैं इतना डिटेल में बताऊंगी नहीं, बट मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ। कोल्ड वॉर हुआ और यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, या आप ये मान लो कि यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इमर्ज होके आया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में किसका राज चल रहा है, कैपिटलिस्ट लोगों का, जो पूंजीपति हैं, जो प्राइवेट को सपोर्ट करते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। 10 इयर्स के अंदर ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गया ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन। पहला पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर पहले हमें देखने के लिए मिलता है सेन गुप्ता, जिन्होंने बात की है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। इन्होंने बोला है ग्लोबलाइजेशन क्या है, न्यू कैपिटलिज्म है। न्यू कैपिटलिज्म से पहले हमें समझना जरूरी है कैपिटलिज्म को। तो कैपिटलिज्म क्या है, जहां पर जो गवर्नमेंट का रोल हो वो लिमिटेड हो, बस नाम मात्र का रोल हो, नाम मात्र का रोल हो कि भाई हाँ भाई हमारे देश में सरकार, ठीक है। एज वेल एज न्यू कैपिटलिज्म बात करता है कि सरकार का रोल 50% हो, एज वेल एज जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनका रोल 50% हो, मतलब हाफ रोल सरकार का हो, हाफ रोल जो है प्राइवेट स्फेयर का हो, तो बैलेंस रहेगा। खाली ऐसा नहीं कि भाई हम गवर्नमेंट को निग्लेक्ट ही कर दें कि सरकार कुछ है ही नहीं, नहीं। न्यू कैपिटलिज्म बात करता है कि सरकार भी हो एज वेल एज प्राइवेटाइजेशन भी हो, लोग प्राइवेट कंपनियां भी हो, ठीक है, प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हो एडवांस टेक्नोलॉजी हो, जिसकी वजह से जो क्रॉस बॉर्डर है यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है हम ट्रेड कर सके, ठीक है। सेन गुप्ता बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि न्यू कैपिटलिज्म जैसी आइडियोलॉजी हो प्लस हमारे पास टेक्नोलॉजी हो जिससे हम ट्रेड कर सके। पेट्रेस कहते हैं ग्लोबलाइजेशन खाली एक पॉलिटिकल शिफ्ट है, ठीक है। पॉलिटिकल शिफ्ट कैसे है कि भाई पहले सोशलिज्म जो मैंने आपको बताया कि जहां पे सिर्फ स्टेट का कंट्रोल होगा, ठीक है, वो जो आइडियोलॉजी है वो क्या होगी, डिक्लाइन कर गई, खत्म हो गई, और उसी के रिप्लेसमेंट में नई आइडियोलॉजी हमें देखने के लिए मिलती है इंपेरियलिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लायर ने क्या बोला है। स्लायर ने बोला है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक ट्रांसनेशनल प्रैक्टिस है जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ग्लोबल कैपिटल क्लास। मतलब ये जो ट्रेड हो रहा है बिटवीन कंट्रीज, और ये जो कंट्रीज में आपस में इंटरडिपेंडेंसी बढ़ रही है, जो एक दूसरे पे कंट्रीज डिपेंड हो रही हैं,
इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कैपिटलिस्ट क्लास, यानी कि जो पूंजीपति क्लास है, जिनके पास पैसा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं। और कहाँ से? हेजिमोनिक स्टेट से, यानी कि ऐसे स्टेट जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, ये बड़े बड़े देश, यहाँ से जो है ये कंट्रोल हो रहा है पूरा ग्लोबलाइजेशन। ऐसा स्लायर का मानना है। कैसा इसका मानना था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब कोई कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटरकनेक्टेडनेस पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पाई है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड हो पाया है। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी देश में क्या हो रहा है वो हम जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, जहाँ पे किडन्स ने बोला कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्निटी है, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, जो मैं बता चुकी कि हमें किसी भी टाइम पे अगर कहीं की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल सकती है ना। जो काम पहले करने में घंटों लगते थे वो अब हम कुछ टाइम में कर सकते हैं। और अब एआई जैसे जैसे आ रहा है तो टाइम और ज्यादा क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है किसी भी काम को करने में। सोशल रिलेशंस आर लिफ्टेड आउट ऑफ लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड लिंक्ड अक्रॉस डिस्टेंसेस। अब इसका मतलब क्या, एग्जांपल समझेंगे कि अगर एक फार्मर है इंडिया में जिसको अपनी कोई क्रॉप बेचनी है फॉरेन में, ठीक है, तो वहां पे क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वहां पे कैसा मौसम है, ठीक है, और मेरी क्रॉप कैसे बिकेगी, कितने प्राइस पे होनी चाहिए, वो एक फार्मर अपने घर बैठे क्या लगा सकता है, अंदाजा लगा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे रॉबर्टसन ने ड्यूअल प्रोसेस बताया है। फर्स्ट कंप्रेशन ऑफ वर्ल्ड, जो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है वर्ल्ड कंप्रेस होता जा रहा है, ठीक है, कैसे हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी बैठे, है ना। नेक्स्ट इंटेंसिफाइड कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि अगर किसी अदर पार्ट पे वर्ल्ड के कोई भी चीज चल रही है तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड होगा। जैसे हमने ईरान का युद्ध देखा, उससे पहले हमने इसराइल वाला देखा, कि अगर दो अलग देश भी लड़ रहे हैं ना तो उसका इम्पैक्ट, हम चाहे इंडिया लड़ रहा हो चाहे नहीं लड़ रहा हो, तब भी इंडिया पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, चाहे वो ट्रेड हमारा डिस्टर्ब हो, चाहे हमने एलपीजी क्राइसिस देखा, ठीक है। वोटर्स का मानना है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो लोग अपने आप को एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट मानने लगे, ठीक है। ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट मतलब कि ये जो वर्ल्ड है पूरा अलग अलग नहीं है, हम सिर्फ अलग अलग देश में रह रहे हैं, बट हम है एक ही कम्युनिटी का पार्ट, हम एक ही, पूरे अर्थ जो है एक है, हम उसी का पार्ट है। अवेयरनेस ऑफ कल्चर इंटरकनेक्टेडनेस, खाली टेक्नोलॉजी ही राइज नहीं हुई है, खाली जो पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं हुआ है आइडियोलॉजी के अंदर, कल्चर पे भी इम्पैक्ट आया है। एग्जाम्पल कैसे आप देखोगे, के पॉप म्यूजिक इन्फ्लुएंस कर रहा है यूथ कल्चर को वर्ल्ड वाइड, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे बीटीएस, बीटीएस फैंस देखोगे आप, छोटे छोटे बच्चे जो है बीटीएस के फैंस हैं, वो किसी अदर कंट्री के हैं, स्टिल इंडिया में उनका इतना क्रेज है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट। तो ग्लोबलाइजेशन खाली एक पॉलिटिकल फिनोमेना नहीं है, एंड इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, बल्कि इट शेप्ड बाय मेनी नेगोशिएशन अमंग गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब मैं एग्जांपल देती हूँ इंडिया का। जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या जरूरत पड़ी इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आने की, या प्राइवेटाइजेशन आने की, लिबरलाइजेशन आने की? तो हुआ क्या था कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा डाउन जा रही थी। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास जो है फंड नहीं थे, पैसा नहीं था उस इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इनसे पैसा मांगा एज अ लोन, ठीक है। इन्होंने हाँ कह दी कि हम आपको पैसा देंगे, बट उसके तहत इन्होंने एक एग्रीमेंट रखा, एक शर्त रखी कि हम आपको पैसा देंगे, बट उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रेड बैरियर हटाने पड़ेंगे। जो हमारी कंपनियां हैं, जो फॉरेन नेशंस की कंपनियां हैं, जितने भी देश हैं उनकी कंपनियां हैं, उनको एंट्री देनी पड़ेगी अपने कंट्री के अंदर। तो यहां से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इंडिया में आया, उससे पहले नहीं था। एमसी माइकल कहते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो स्टेट के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ रहा है, किनका, इन ग्लोबल फर्म्स का, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, इनकी जो एग्रीमेंट है, इनका क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये क्या है, एक न्यू कॉलोनाइजेशन एरा है जहां पे स्टेट की जो अथॉरिटी है, स्टेट की जो पावर है वो खतरे में है, बिकॉज ऑफ दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और इनके एग्रीमेंट की वजह से।
एंड अदर लोगों का कहना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्टेट का। कैसे स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? पहले स्टेट के पास जो है पूरी पावर होती थी, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती थी। बट अब स्टेट क्या कर रही है? कंपटीशन स्टेट में बदल गई है। कंपटीशन स्टेट मतलब वो फोकस कर रही है डीरेगुलेशन के ऊपर। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए थे स्टेट ने कि जो भी कंपनियां होंगी, चाहे कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे सुई बन रही है, चाहे कपड़ा बन रहा है, हर चीज में स्टेट की ऑनरशिप होगी। उस कंपनी को कौन ऑन करेगी? स्टेट। स्टेट मुहैया कराएगी सारी सर्विसेज। बट अब क्या है? कंपटीशन बन गया है कि स्टेट की कंपनियां भी हैं, एज वेल एज हम देखेंगे जो बाहर की एमएनसीज है वो भी हैं, और इंडियन कंपनीज भी हैं। आप एग्जाम्पल ले लो हॉस्पिटल्स का। अगर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, ठीक है। एज वेल एज फोन सर्विस में नहीं रही, पर पहले क्या होता था, जो सिम कार्ड है गवर्नमेंट की कंपनियां भी होती थी, जैसे कि थी, मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा, रिलायंस थी या पता नहीं कौन सी थी, कोई कंपनी थी गवर्नमेंट की जो फोन सर्विसेज में भी थी। अब बंद हो गई है, अब वो उसका सारा उन्होंने प्राइवेट को बेच दिया है, ठीक है। बट पहले क्या होता था, गवर्नमेंट की कंपनियां भी रहती थी और प्राइवेट कंपनियां भी रहती थी, बट अब तो बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनियां ही देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, बिकॉज एवरी मार्केट ऑपरेट अंडर सम पॉलिटिकल अथॉरिटी विच प्रोवाइड द रूल्स फॉर मार्केट ऑपरेशन। द स्टेट लेड डाउन रेगुलेशन रेंजिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर मार्केट ऑपरेशन। मतलब देखो, चाहे हम कितना भी बोल लें कि स्टेट का रोल डिक्लाइन हुआ है, बट जब जब प्राइवेट सेक्टर फेल करेगा तब तक स्टेट जो है स्टेप डाउन करेगी एंड वो चीजें सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी जो प्राइवेट सेक्टर करा रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन आया तो स्टेट का रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। स्टेट अभी भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चाहे वो लीगली हम कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट बनाता है मार्केट के ऊपर, प्रॉपर्टी राइट हो गए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड मेनी अदर थिंग्स। बट स्टेट का जो रोल है अभी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देंगे ग्लोबलाइजेशन इन द मार्केट। तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, जो मार्केट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करे हैं। जो लोग हैं उन्हें अब डाइवर्सिटी ऑफ चॉइसेस देखने के लिए मिलती है। जहां पहले एक या दो ब्रांड हुआ करता था, अब वहां पे 10 ब्रांड, 20 ब्रांड, 70 ब्रांड हमें देखने के लिए मिलते हैं। और 70 ब्रांड में हमें कोई ना कोई खासियत देखने के लिए मिलेगी उन ब्रांड की। ऐसा नहीं है सब सेम कॉपी है, नहीं। अगर सेम कॉपी होगा तो चलेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, यानी कि ऐसे ब्रांड्स, ऐसी कंपनियां जो कि इनोवेटिव वे से अपने प्रोडक्ट लाएंगी, उनका प्रोडक्ट जो है अलग स्टैंड आउट करेगा, तभी वो फर्म जो है सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज वो फर्म सरवाइव नहीं कर पाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रिंकिंग स्टेट रोल, गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू डू लेस, प्राइवेट सर्विसेज डीरेगुलेट एंड रिफॉर्म ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल्स, ठीक है। यानी कि जो मार्केट प्रिंसिपल हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति हैं, ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हो सके कम से कम काम करे, ठीक है, सिर्फ डीरेगुलेट करे। मतलब जो गवर्नमेंट ने पहले से बैरियर्स लगाए हुए हैं मार्केट पे कि नहीं भाई, बैरियर कैसे लगाए हुए हैं? जैसे कि आप देखोगे एमआरपी है, कोई एक बिस्कुट है तो वो 10 रुपए का है, अगर तो 10 रुपए का ही बिकना चाहिए, ठीक है। ये 10 रुपए का प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केट डिसाइड करता है। ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये आपस में मिलकर डिसाइड करती हैं कि अगर हमारे बिस्कुट की इतनी क्वांटिटी है तो उसका रेट क्या होगा? 10 रुपीज होगा, ठीक है। अब कौन सा बिस्कुट बिकेगा वो कंज्यूमर डिसाइड करता है, कंज्यूमर का टेस्ट डिसाइड करता है, कंज्यूमर को चॉकलेट वाला बिस्कुट पसंद है या फिर कंज्यूमर को प्लेन बिस्किट पसंद है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। बट ये जो मार्केट रेट है ये कौन डिसाइड करता है? मार्केट के जितने भी ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है ये डिसाइड करती है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बट पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जो है प्रॉपर लाइसेंस वगैरह लगाती थी, टैक्स वसूलती थी, बहुत ज्यादा ज्यादा टैक्स लगाती थी। बट अब क्या है, गवर्नमेंट जो है हमें अपने कदम पीछे खींचती जा रही है। सिर्फ जो है नेसेसरी जगह है वहीं पे हमें बहुत ज्यादा टैक्स देखने के लिए मिलता है, जैसे कि टोबैको वगैरह हो गया, इन पे ज्यादा टैक्स देखने के लिए मिलेगा, बाकी जो अदर चीजें हैं उन पे टैक्स बहुत ज्यादा कम देखने के लिए मिलता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस बढ़ी है। जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल ब्रांड्स देखने के लिए मिलते हैं, तो जो इंडिविजुअल की जो खरीदने और बेचने की जो क्षमता है वो भी बढ़ी है। अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिली है, यानी कि लोग जो है अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें जो लोग इन्वेस्टेड है, जॉब कर रहे हैं, उनकी इनकम हाई होती हुई देखने के लिए मिली है। ट्रांसफर देखने के लिए मिला है, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरी देश। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द सिविल सोसाइटी। आसान सा चैप्टर है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी।
तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। अभी सिर्फ चैप्टर समझने पे फोकस करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हमें बिल्कुल रट्टा मारी हुई चीजें याद नहीं आ रही है, तो जो हमने समझा होता है वो हमें याद आ जाता है, तो हम वो लिख देते हैं एग्जाम में। इसलिए चैप्टर समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है ग्लोबलाइजेशन इन द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी क्या है पहले ये जान लेते हैं। सिविल सोसाइटी क्या है? एक स्पेस बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टेट। सिविल सोसाइटी के अंदर लोग कौन आते हैं? हम जैसे आम इंसान, ठीक है, आप और मैं। एज वेल एज एसोसिएशंस, सोशल मूवमेंट एंड पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। एनजीओ भी सोसाइटी के सिविल सोसाइटी के अंदर आते हैं, ठीक है। एज वेल एज जो एसोसिएशन है, जैसे कि ट्रेड ट्रेड वर्कर हो गए, इनकी कोई एसोसिएशन हो गई, या डॉक्टर हो गए, इनकी कोई एसोसिएशन हो गई। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं इनकी कोई एसोसिएशन हो गई। वो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप्स नहीं बने होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, रिलीजन रिलेटेड, कल्चर रिलीजन रिलेटेड क्या ग्रुप देखने के लिए मिलता है? आरएसएस, है ना। ये भाई हम जो है हिंदू रिलीजन को प्रमोट करते हैं, एज वेल एज उसका बचाव करते हैं, जो भी है फलान ढमकान, ठीक है। मुझे और कोई याद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आरएसएस का नाम ले दिया, ठीक है। तो आरएसएस है जो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस टाइप से अदर अदर ग्रुप्स होते हैं कि भाई ट्रेड वर्कर के ग्रुप होते हैं कि हमारी वेज बढ़ाओ, ऐसे वो मांग करते हैं, है ना। तो ये सब किसका पार्ट है? एसोसिएशन का पार्ट है। कॉलेजेस में आप देखोगे तो यूथ एसोसिएशन होती है ना, स्टूडेंट एसोसिएशन, एबीवीपी है, एंड एक और है, तो नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस टाइप से एसोसिएशन किसका पार्ट है? सिविल सोसाइटी का पार्ट है। अब सिविल सोसाइटी करती क्या है? सिविल सोसाइटी जब भी कोई शोषण होता है, शोषण इन द सेंस अगर गवर्नमेंट कुछ गलत रूल बनाती है तो वो प्रोटेस्ट करती है, ठीक है। ऐसे ही हम ग्लोबलाइजेशन में देखेंगे, जब इकोनॉमी में ये जो बड़े बड़े जो मार्केट में जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, अगर ये कोई भी गलत रूल बनाएंगी तो इनके खिलाफ भी कौन आवाज उठाएगा? सिविल सोसाइटी के लोग आवाज उठाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन है, जिनके पास पावर आई है, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेटिव ये फर्म्स हैं, इनके पास जो पावर आई है, क्यों आई है? बिकॉज इन्होंने अपने आप को जो मल्टीनेशनल बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इन सबसे क्या किया? अलाइ किया है, ठीक है। मतलब होता क्या है कि ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होते हैं, ये सब क्या करते हैं? इनको एक तरीके से परमिट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने तब पैसा दिया जब इंडिया ने हाँ कर दी कि भाई जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारे देश में आ सकती है ना। तो अब ये जो कॉर्पोरेशन है ये इंडिया में आएंगी, किसकी वजह से आ पा रही है? ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वजह से। तो कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट इनको भी तो जाता होगा, एज अ हम जो कहते हैं रिश्वत कह लो, या एज अ इंक्रीमेंट कह लो, है ना। इनके पास भी तो जाता होगा। तो ऐसे इनकी पावर जो है क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसलिए ये भी माना जाता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो रिच आदमी है वो रिच बनता जा रहा है, और पुअर क्या है? पुअर बनता जा रहा है। इसीलिए सिविल सोसाइटीज इमर्ज हो रही है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंक्रोचमेंट से, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो 10 रुपए की चीज हो उसको मार्केट वाले, ये जो लोग हैं, मार्केट कंट्रोल करके 20 रुपए में बेचने लगे, ठीक है। तो अगर 20 रुपए में बेचेंगे तो कौन आवाज उठाएगा? सिविल सोसाइटी के लोग, ठीक है, कॉमन पीपल। कैलडोर कैलडोर का क्या कहना है कि सिविल सोसाइटी क्या है? एक मीडियम है जहाँ पे सिटीजन नेगोशिएट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि अगर कुछ भी गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन बताया गया सिविल सोसाइटी का। कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ट्रेड रिलेटेड होती हैं। कुछ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आरएसएस बताया। इंडिया की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ जिससे आपको समझ आए। वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक कंट्री में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगी, चाहे आप गूगल पे सर्च कर लेना। इनफॉर्मल एसोसिएशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वहां पे एबीवीपी है, ठीक है। और भी अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे हमें अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशन यूथ की, जो वहां पे स्टूडेंट है, उनकी देखने के लिए मिलती है। इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन, जैसे ट्रेड यूनियन होती है या फिर वर्कर यूनियन होते हैं। मतलब उनका इंटरेस्ट क्या है? सेम है। मतलब सभी वर्कर क्या चाहते हैं कि भाई जो वेज है, हमारी जो तनख्वाह है वो बढ़ा दी जाए। जो हमने अभी नोएडा में प्रोटेस्ट भी देखे रिसेंटली। एनजीओ भी सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं, जो कि किसके लिए काम करते हैं? कॉमन पीपल के लिए, कॉमन गुड के लिए। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। देखो मैं स्टार्टिंग में वीडियो की नहीं बोलती हूँ, ठीक है, कि भाई आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई जेन्युइन इंसान होगा जिसको वाकई जो है चैप्टर समझ में आया होगा तो वो खुद करके जाएगा, है ना। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट।